पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है ना हमारे यहाँ। अब मैं क्या कहूँ आपको, इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। My phone rang, and this time it was the Prime Minister. And so his first question was, "Jage ho?" I said, "हाँ sir." उनका कोई G20 से लेना देना नहीं। I will also say उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है। जो बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान गया है, जिस तरह का वहां रवैया हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का था, हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है। I'm not sure any Prime Minister other than Narendra Modi would have made me Minister. 17 फरवरी, म्यूनिख, जर्मनी। Hello everyone. आलीशान बायरशर होटल में सुरक्षा नीति से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी वार्ता का मंच तैयार था। Minister of Foreign Affairs to Germany. पहले जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक आई, Antony Blinken, Secretary of State. फिर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पधारे। Nice to have you. Subramanian Jaishankar, Minister. और अंत में आए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। अलग अलग महाद्वीप की ताकतें एक मंच पर थी। सवाल पूछ रही थी ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एडिटर रूला खलाफ। इसराइल हमास से लेकर यूक्रेन की जंग से जुड़े कई कठिन सवाल दागे गए। रूला खलाफ ने जयशंकर से विदेश नीति से जुड़ा एक बड़ा सवाल पूछा। So you can pick and choose alliances, but you can also pick and choose topics. On Russia, for example, you still buy Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Everything is your relationship is fine. You can do whatever you want whenever you want. सवाल पेचीदा था, गंभीर भी। जयशंकर ने मुस्कुराते हुए धैर्य से इस जटिल सवाल को सुना और फिर जो जवाब दिया वो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बन गया। Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing me. We agree on some things, but जयशंकर का जवाब सुनकर जर्मनी और अमेरिका के विदेश मंत्री उनकी हासिल जवाबी और ह्यूमर के कायल हो गए। रूला खलाफ भी भारत के विदेश मंत्री को सुनकर दंग थी। यूरोप के मंच से अमेरिका के सामने जयशंकर ने यह क्लियर कर दिया कि भारत अपनी विदेश नीति का फैसला किसी के दबाव में आके नहीं करेगा। दोस्ती अमेरिका से भी होगी, दोस्ती रूस से भी होगी, लेकिन क्लैश की स्थिति में फैसला वही लिया जाएगा जो भारत के हित में होगा। इसी म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एक बड़ा फेस ऑफ हो गया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और जयशंकर के बीच कुछ सेकंड्स की बात हुई। जुलाई 2023 के बाद पहली बार ये दोनों मिल रहे थे। जयशंकर की आक्रामक बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। इंटरनेशनल मीडिया के कैमरे इस पल को कैप्चर करने की होड़ में लग गए। म्यूनिख में भारत की विदेश नीति का डंका बज रहा था और तालियों के जरिए
इंटरनेशनल ऑडियंस जयशंकर को बधाई दे रही थी। मुहर नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी पर थी, जिसे मौन होकर स्वीकार रहे थे विदेश मंत्री। लेकिन जानते हैं, अगर नरेंद्र मोदी न होते तो जयशंकर आज भारत के विदेश मंत्री नहीं होते, और ये बात खुद जयशंकर ने ही कही है। For me to become foreign secretary was frankly for me the limit of my ambition. I had never even dreamt of becoming a minister. I'm not sure any prime minister other than Narendra Modi would have made me minister. आखिर एक शानदार आईएफएस भारत का विदेश मंत्री कैसे बन गया? विदेश सेवा से शुरू यात्रा को नरेंद्र मोदी ने राजनीति की मंजिल क्यों दिखाई? जयशंकर के पिता का इंदिरा गांधी कनेक्शन क्या है? वो कौन सी मुलाकात थी जब नरेंद्र मोदी ने सोच लिया था कि भारत का विदेश मंत्री जयशंकर जैसा होना चाहिए? जयशंकर अपनी सफल विदेश नीति का श्रेय श्री कृष्ण और हनुमान को क्यों देते हैं? कुछ सालों पहले का एक वाकया मुझे याद है, जब डॉक्टर जयशंकर देश के विदेश सचिव हुआ करते थे और एक मल्टीलैटरल बैठक में हिस्सा लेने के लिए वो काठमांडू गए थे, जिसकी कवरेज पर मैं भी वहां मौजूद था। और उस बैठक के दौरान कुछ ऐसा आउटकम निकला कि हम सभी सरप्राइज रह गए। और उसके बाद शाम के वक्त एक इनफॉर्मल बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर हमारे साथ कॉफी पर बैठे, जिसमें जब मैंने उनसे हंसकर के ये सवाल किया कि आखिर ये आप कर कैसे पाए, तो मेरी तरफ पलटे, मुस्कुराए और उन्होंने कहा, वेल आई एम अ शार्प नेगोशिएटर, यानी मैं एक कुशल वार्ताकार हूं। स्मार्ट नेगोशिएटर तो जयशंकर ही हैं, लेकिन जिस दृढ़ता से वो भारत का पक्ष रखते हैं वो उनकी अपनी तराशी गई खूबी है। आज दुनिया जयशंकर को पढ़ती है, समझती है, सुनती है, लेकिन जयशंकर अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था, और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद। माने कैसे डिप्लोमेट माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमेट। एक बेमिसाल ब्यूरोक्रेट्स, एक बेखौफ शख्सियत और दुनिया भर का भ्रमण करने वाले जयशंकर अपने अतीत, अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहे। शायद यही वजह है कि भारत का पक्ष रखते हुए उनमें एक अलग सा आत्मविश्वास झलकता है। यही आत्मविश्वास जयशंकर को विजय शंकर बनाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से अमेरिका, यूरोपीय देशों और रूस के साथ भारत के रिश्तों पर खुलकर बात की है। उन्होंने एक तरफ पश्चिमी देशों को पाकिस्तान की तरफदारी को लेकर आईना दिखाया, तो दूसरी तरफ रूस के साथ भारत की घनिष्ठता के बारे में भी बताया। बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर म्यूनिख सुरक्षा कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जर्मनी में हैं। यहाँ उन्होंने कई अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के स्टैंड के बारे में बताया। जर्मनी के प्रमुख अखबार हैंडल्सब्लैट को दिए इंटरव्यू में जयशंकर ने रूस से दोस्ती, पाकिस्तान और पश्चिमी मुल्कों पर खुलकर बात की है। रूस और भारत की दोस्ती पर जयशंकर ने कहा, कोई भी देश अतीत के अनुभवों के आधार पर ही दूसरे देश के साथ रिश्तों को निभाता है। अगर मैं आजाद भारत के इतिहास को देखूं, तो रूस ने कभी भी हमारे हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमारे संबंध हमेशा से स्थिर और दोस्ताना रहे हैं और रूस के साथ हमारा रिश्ता पिछले अनुभवों पर आधारित है। इंटरव्यू के दौरान जयशंकर ने पश्चिमी देशों को खूब सुनाया भी। कहा कि जब हथियारों की आपूर्ति की बात आती है तो पश्चिम ने भारत के मुकाबले पाकिस्तान को तरजीह दी है। एस जयशंकर ने कहा, हथियारों के मामले में बहुत से पश्चिमी देश लंबे समय से पाकिस्तान को हथियार देते आए हैं, भारत को नहीं।
लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में यह स्थिति बदली है और अमेरिका इसका उदाहरण है। हमारे हथियार आपूर्तिकर्ताओं में विविधता आई है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल हमारे मुख्य आपूर्तिकर्ता हैं। विदेश मंत्री ने यह भी साफ किया कि यूरोप को यह समझना चाहिए कि रूस पर भारत का दृष्टिकोण मॉस्को के बारे में यूरोप जैसा सोचता है वैसा नहीं होगा। उन्होंने कहा, मेरा कहना यह है कि जैसे मैं उम्मीद नहीं करता कि यूरोप चीन के बारे में भारत जैसा दृष्टिकोण रखेगा, वैसे ही यूरोप को यह समझना चाहिए कि रूस के बारे में भारत और यूरोप का दृष्टिकोण एक समान नहीं हो सकता। आइए इस बात को स्वीकार करें कि रिश्तों में स्वाभाविक मतभेद हैं। बता दें कि फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था। इसे देखते हुए रूस ने भारत को सस्ती कीमतों पर तेल ऑफर किया, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। उसी साल दिसंबर के महीने में रूसी राजस्व पर चोट करने के लिए रूसी तेल का एक प्राइस कैप तय कर दिया। प्राइस कैप लगने के बाद रूसी तेल की $60 प्रति बैरल की अधिकतम कीमत तय हो गई। हालांकि इन पाबंदियों के बावजूद भी भारत ने रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद जारी रखी और कुछ ही समय में रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। रूस से भारत की तेल खरीद को लेकर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने आलोचना की है, जिसका भारत ने बखूबी जवाब दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मन अखबार से बातचीत में भी रूस से तेल खरीद के भारत के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि भारत के पास रूस से तेल खरीद के अलावा कोई और विकल्प मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि जब रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया गया तो अमीर पश्चिमी देश इतने सक्षम थे कि वो मध्य पूर्व के तेल आपूर्तिकर्ताओं से महंगा तेल खरीद सके, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता था। भारत को रूस से सस्ते कीमतों पर तेल मिला और वो उसने खरीदा। जयशंकर ने कहा, और हमें क्या करना चाहिए था? कई मामलों में हमारे मध्य पूर्वी आपूर्तिकर्ताओं ने यूरोपीय देशों को प्राथमिकता दी क्योंकि वो तेल के लिए ऊंची कीमतें चुका रहे थे, या तो फिर हमें तेल ही नहीं मिलता क्योंकि सारा तेल तो वो ले जाते, या फिर हमें कच्चे तेल के लिए उतनी ही कीमत चुकानी पड़ती जितना यूरोपीय देश दे रहे थे। अगर रूस से कोई भी तेल नहीं खरीदता और सभी देश रूस को छोड़कर दूसरे देशों से तेल खरीदते तो तेल बाजार में कीमतें बहुत ऊंची होती। जयशंकर ने इस दौरान यह भी साफ किया कि भारत जल्द ही रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त होते देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध की वजह से सब प्रभावित हो रहे हैं।